हेलो तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा मेटल व नॉन मेटल। देखिए दोस्तों, आज हम इस टॉपिक में धातु के रासायनिक गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। आज हम इस टॉपिक में धातु के रासायनिक गुणधर्म के बारे में बात करेंगे कि धातु के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, धातु के रासायनिक गुणधर्म, सबसे पहले इसमें हम 3 पॉइंट को कवर करेंगे। जो रासायनिक गुणधर्म है, इसमें हम 3 पॉइंट को कवर करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि धातु की वायु के साथ अभिक्रिया। पहले हम ये कराएंगे, धातु की वायु के साथ अभिक्रिया कराएंगे। दूसरी हम कराएंगे धातु की जल के साथ अभिक्रिया। और तीसरी जो पॉइंट है हमारा, वो है धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। जब हम इन 3 टॉपिकों को समझ लेंगे, तब हमारा जो पॉइंट है धातु के रासायनिक गुणधर्म, ये पॉइंट हमारा समाप्त हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, तो धातु की सबसे पहले हम कराएंगे धातु की वायु के साथ अभिक्रिया। देखिए दोस्तों, जब आप धातु की अभिक्रिया किससे कराते हो, वायु से कराते हो, तब जो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है धात्विक ऑक्साइड। क्या बनता है दोस्तों? धात्विक ऑक्साइड आपके प्रोडक्ट बनता है। जब आप किसी धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है धात्विक ऑक्साइड बनता है। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी ले सकते हो धातु के। जैसे हमने यहाँ पर लिया है कॉपर धातु। जब आप कॉपर धातु की अभिक्रिया किससे कराओगे, ऑक्सीजन से कराओगे, तब जो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CuO, कॉपर ऑक्साइड। देखिए दोस्तों, ये संतुलित नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हैं, तब यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, और कॉपर 2 गए तब भी यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। तो इस प्रकार जो हमारी जो अभिक्रिया है वो संतुलित हो जाएगी। देखिए दोस्तों, अगला जो हमारा गुणधर्म है, अगला रासायनिक गुणधर्म, वो ये है कि धातु की अभिक्रिया जल के साथ। देखिए दोस्तों, धातु होती हैं, ये जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। हमने कोई भी धातु मान ली, हमने M धातु मान ली, उसकी जब हम अभिक्रिया किससे कराते हैं, जल से कराते हैं, तो जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हमारे पास धात्विक ऑक्साइड। और साथ में कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब देखिए दोस्तों, जो ये धात्विक ऑक्साइड बने हैं, जो ये किसी धातु की जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तब जो धात्विक ऑक्साइड बनते हैं, ये कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। क्योंकि मीडियम में हमारे पास धातु है और जल है, और प्रोडक्ट बन गया धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो देखिए दोस्तों, रिएक्शन में हमारे पास जल होगा, और जब हम जल भी है और धात्विक ऑक्साइड भी उसमें, तो कुछ धात्विक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, कुछ धात्विक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो जल में घुल जाते हैं। तो वो धातु ऑक्साइड जो जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुल जाते हैं, वो धात्विक हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेते हैं। तो ये इस प्रकार जो रिएक्शन है वो है धातु की जल के साथ अभिक्रिया। देखिए दोस्तों, जब यहाँ पर हम एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, जो बेसिक बातें हैं कि जब आप धातु की वायु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तब क्या बनेगा? धात्विक ऑक्साइड। जब आप धातु की अभिक्रिया कैसे कराओगे? जल से, तब धात्विक ऑक्साइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन कुछ धात्विक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, वो धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इनके उदाहरण हम थोड़ी देर में लेने वाले हैं, जिनको हम डिटेल से रिएक्शनों को देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो देखिए दोस्तों, धातु की किसके साथ अभिक्रिया? अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे धातु की। माना हमने कोई भी धातु M मान ली, जब आप उसकी अभिक्रिया किसी अम्ल से कराते हो, किसी धातु की अभिक्रिया आप अम्ल से कराते हो, तो आपके पास जो प्रोडक्ट होते हैं वो एक तो बनता है आपके पास लवण, और साथ में एक निकलती है हाइड्रोजन गैस निकलती है। दोस्तों, कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो देखिए दोस्तों, जब आप धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराएंगे तो आपके पास एक प्रोडक्ट बनेगा लवण, और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोजन गैस। देखिए दोस्तों, मैंने ये बात क्यों बताई है, क्योंकि यहाँ पर आपको NCERT में दिया गया है कि जो नाइट्रिक अम्ल होता है, वो जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो वो हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं करता, वो हाइड्रोजन गैस के स्थान पर जल का निर्माण करता है। देखिए दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कोई भी धातु मान ली M, जब आप उसकी अभिक्रिया
नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, तब जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपके पास, एक तो लवण बनता है। क्या बनता है दोस्तों? लवण बनता है। साथ में अन्य अम्लों के, नाइट्रिक अम्ल के अलावा जितने भी अम्ल हैं, जब उनकी अभिक्रिया आप धातु से कराते हो तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। लेकिन नाइट्रिक अम्ल के केस में क्या होता है कि जब आप नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया किसी धातु से करवाते हो तो क्या होता है कि जो लवण होता है वो तो बनता ही है, लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है। हाइड्रोजन गैस के स्थान पर यहाँ पर आपको मिलता है जल मिलता है। कौन सा? क्या मिलता है? जल मिलता है। देखिए दोस्तों ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? देखिए दोस्तों, जो नाइट्रिक अम्ल होता है, जो नाइट्रिक अम्ल होता है ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। देखिए दोस्तों, जो नाइट्रिक अम्ल होता है ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। प्रबल ऑक्सीकारक का अर्थ क्या होता है कि जो हाइड्रोजन गैस बनती है माध्यम में, उसको ऑक्सीजन से ये जोड़ देता है नाइट्रिक अम्ल। देखिए दोस्तों, जो पहला चैप्टर है उसमें हम पढ़ते हैं धात्विक ऑक्साइड। देखिए सॉरी दोस्तों, जो पहला चैप्टर है उसमें हम पढ़ देंगे कि ऑक्सीकरण, अपचयन, इन परिभाषा को पढ़े थे। तो उसमें लिख रखा है कि जब किसी आप तत्व से किसी ऑक्सीजन का योग करते हो, किसी धातु से ऑक्सीजन का योग करते हो तो हम उसे ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनी है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनेगी, यहीं पर भी अम्ल की अभिक्रिया आप कराते हो धातु से तो हाइड्रोजन गैस बनती है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस बनती है। लेकिन हाइड्रोजन गैस में एक्चुअली में क्या होता है कि ये नाइट्रिक अम्ल अपना ऑक्सीजन दे देता है, अपना ऑक्सीजन दे देता है हाइड्रोजन को और इसका ऑक्सीकरण कर देता है हाइड्रोजन गैस का, और जल का निर्माण हो जाता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। क्योंकि ये हाइड्रोजन से ऑक्सीजन को जोड़ देता है, इसलिए इसे हम प्रबल ऑक्सीकारक बोलते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमने बात कर ली धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। लेकिन नाइट्रिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है जिसकी अभिक्रिया जब आप धातु से कराते हो तो लवण बनेगा और साथ में जल बनेगा। लेकिन कुछ धातु ऐसी हैं जिनमें ऑक्सीजन ही हाइड्रोजन गैस ही बनती है। नाइट्रिक अम्ल में कि यहाँ पर जो हमने धातु ले रखी है, वो जब आप इस धातु की स्थान पर जब मैग्नीशियम व मैग्नीज ले लोगे, तब यहाँ पर आपको जल के स्थान पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। जल के स्थान पर कौन प्राप्त होगी? हाइड्रोजन गैस ही प्राप्त होगी जब धातु ये होंगी। इनके अलावा कोई भी धातु होगी, वो जब नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करेगी ना, तब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ही बनेगी, नहीं बनेगी, हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। क्या बनेगा? जल बनेगा। लेकिन मैग्नीशियम व मैग्नीज के केस में जब अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से करते हैं तब ये हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जैसा कि अम्ल सामान्यतः धातु से अभिक्रिया करके बनाते हैं। तो देखिए ये दोस्तों, ये हमने टॉपिक कवर किया है पूरा, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। इसमें कुछ नहीं है, धातु की जब आप अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं तो लवण बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। लेकिन जब नाइट्रिक अम्ल को काम में लेते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस नहीं बनती, इसके स्थान पर जल बनता है। और कुछ अपवाद हैं इसके, मैग्नीशियम व मैग्नीज, ये दो धातु हैं, जब आप इनकी अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से करवाते हैं तो आपको हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। बल्कि ये अन्य धातु के साथ नाइट्रिक अम्ल जल का निर्माण करता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर बात कर ली धातु की वायु के साथ अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड का बनेगा, धातु की जल के साथ अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड तो बनेगा, साथ में कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तब आप धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हो तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। लेकिन नाइट्रिक अम्ल के केस में ये लवण बनेगा और साथ में क्या बनेगा? जल बनेगा। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। मैग्नीशियम व मैग्नीज धातु को जब आप यहाँ पर काम में लोगे और इसकी अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराओगे तब आपको हाइड्रोजन गैस ही प्राप्त होगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने बात कर ली इनके बेसिक नॉलेज है इन रासायनिक गुणधर्मों का, उनके बारे में। अब देखिए दोस्तों कुछ इनकी अभिक्रियाएं। देखिए दोस्तों, अब जो हमारा जो अगला पॉइंट है वो आएगा सक्रियता श्रेणी। उस सक्रियता श्रेणी के आधार पर हम इन सभी धातुओं को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, इनकी अभिक्रियाओं को, कि वायु के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करेंगे और जल के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करती हैं धातुएं। देखिए दोस्तों, जो ये अभिक्रियाएं हैं ये सक्रियता श्रेणी पर ही निर्भर करती है।
जो हमारे पास सक्रियता श्रेणी आती है। देखिए दोस्तों, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? जब धातु की आप क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। जब आप धातु की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में जब व्यवस्थित करते हैं तो उस सीरीज को सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। जो यहाँ पर हम लिख रहे हैं सक्रियता श्रेणी, देखिए का, ना, का, मजा, आला, जब, फिर, प्रभु, है, सीयू, अचजी, एजी और एयू। ये हमारे पास है सक्रियता श्रेणी। दोस्तों ये हमारे पास क्या है? सक्रियता श्रेणी। आप इसे आसानी से याद कर सकते हो। का, ना, का, मजा, आला, जब, फिर, प्रभु, हैं, कोपर, अचजी, अचजी के बाद एजी, एजी के बाद एयू। तो देखिए दोस्तों ये सेम है, जी जी, इसीलिए सेम जगह पर आएंगे। और एजी के बाद अंत में ABCD में अंत में यू आता है तो इसको नीचे नीचे रख देते हैं। और यहाँ पर का, ना, का, मजा, आला, जब, फिर, प्रभु, हैं, ये आपको वैसे ही याद हो सकती है ट्रिक से। देखिए दोस्तों इनकी जब हम अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो देखिए दोस्तों ये सभी जो धातु हमने यहाँ पर लिख रखे हैं ये सभी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। इनमें सभी धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन लगभग अभिक्रिया होती हैं वो जो लगभग धातु होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं। देखिए दोस्तों कौन सी धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रखी है? देखिए दोस्तों आपके जो 10th क्लास की जो बुक है उसमें 3 यहाँ पर मैं बताऊंगा कि किसके साथ वायु की अभिक्रिया करवा रखी है। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किसकी? धातु की। इन धातुओं की हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा के देख रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों हम जो सबसे पहले लेते हैं पोटेशियम और सोडियम को। देखिए दोस्तों जब आप इन धातुओं को वायु की उपस्थिति में रखोगे, वायु की उपस्थिति में जब आप इनको रखोगे पोटेशियम और सोडियम को धातुओं को, तब ये आग पकड़ लेती हैं। तब ये दोस्तों आग पकड़ लेती हैं। इसीलिए इनको आग पकड़ने से बचाने के लिए इन धातुओं को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। केरोसिन तेल में इनको डुबोकर रखा जाता है दोस्तों, सोडियम और पोटेशियम धातु को। और इस चैप्टर में इन 3 धातुओं के बारे में बता रखा है कि जब ये धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं, ऑक्सीजन के साथ ये धातुएं जब अभिक्रिया करती हैं तब ये अपने सरफेस के ऊपर एक परत चढ़ा लेती है। जो परत होती है ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके चढ़ती है और जो परत बनती है इसे बोलते हैं ऑक्साइड परत। ऑक्साइड परत है। देखिए दोस्तों जब ये धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं तब ये अपने ऊपर एक ऑक्साइड की परत बना लेती हैं। देखिए दोस्तों जब ये ऑक्साइड की परत बनाती हैं धातु अपनी सरफेस पर तो हम इसे एनोडीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोडीकरण बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं दोस्तों? एनोडीकरण बोलते हैं। ये आपकी बुक में एल्यूमिनियम को स्पेशल लिया गया है कि जब आप एल्यूमिनियम को वायु की उपस्थिति में रखते हैं तब इसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ जाती है। तो उस लेयर का चढ़ना एल्यूमिनियम धातु पर उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? एनोडीकरण बोलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम जो धातु की जो ये सीरीज लिखी है ये सक्रियता सीरीज है, अर्थात क्रियाशीलता के आधार पर हमने व्यवस्थित किया है। ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील है ऊपर वाली, बीच वाली मध्यम क्रियाशील हैं और निम्न वाली नीचे वाली हैं वो निम्न क्रियाशील धातुएं हैं। देखिए दोस्तों निम्न का अर्थ क्या है कि ये अक्रिय धातुएं ऑक्सीजन के साथ इतनी आसानी से अभिक्रिया नहीं करती। तो देखिए दोस्तों जो ऊपर वाली अभिक्रिया है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं और आग बना लेती है, आग पकड़ लेती हैं। इनको बचाने के लिए आप केरोसिन तेल में रख दोगे, लेकिन उसके साथ ये जो मध्यम क्रियाशील धातु है ये वायु की उपस्थिति में अपने ऊपर ऑक्साइड की एक परत चढ़ा लेते हैं दोस्तों। कौन सी परत चढ़ा लेती हैं? ऑक्साइड की परत चढ़ा लेती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एनोडीकरण बोलते हैं। नीचे वाला जो धातु होती हैं वो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती दोस्तों, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। अब देखिए दोस्तों हम बात करते हैं धातु की जल के साथ अभिक्रिया। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे धातु के जल के साथ अभिक्रिया। देखिए दोस्तों जो ऊपर वाली धातु है वो ज़्यादा क्रियाशील है। ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण दोस्तों ये जो ऊपर वाली धातु हैं ये ठंडे जल के साथ ही अभिक्रिया कर लेती हैं। किसके साथ अभिक्रिया कर लेती हैं दोस्तों? ठंडे जल के साथ ही अभिक्रिया
कर लेती हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे धातु की जल के साथ अभिक्रिया। जितने भी आपकी बुक में जो रिएक्शन दे रखे हैं हम उनको यहाँ पर कवर करेंगे। और हमने यहाँ पर कर ली इनकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब देखिए दोस्तों, जो ऊपर वाली धातुएं होती हैं वो ज़्यादा क्रियाशील होती हैं। ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण दोस्तों ये ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेती हैं। ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कौन करती हैं? ये 3 धातु होती हैं, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, अभिक्रिया करती हैं। जो ऊपर वाली धातुएं होती हैं वो ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेती हैं। जो मैग्नीशियम धातु है ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। दोस्तों किसके साथ अभिक्रिया करती है? गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। और जो नीचे वाली ये जो 3 धातु हैं ये भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। जल को आप जब बहुत ज़्यादा गर्म कर दोगे वो भाप के रूप में बदल जाता है। तब उस भाप की अभिक्रिया जब आप एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन से करवाते हैं तब वो रिएक्शन कर लेती हैं। और जो नीचे वाले धातु हैं ये निम्न क्रियाशील धातु हैं और ये जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करती। दोस्तों ये जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करती। अब देखिए दोस्तों, जब इन धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, कौन से जल के साथ? ठंडे जल के साथ, तो क्या बनता है हम वही देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर ले लिया पोटेशियम। जब आप किसी अभिक्रिया जल से कराते हो, कौन सा जल है? ठंडा जल है। तब हमारे पास जो बनता है वो बनता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, साथ में बनता है हाइड्रोजन गैस और साथ में उष्मा निकलती है। दोस्तों कौन सी उष्मा निकलती है दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, जो ये उष्मा है और ये हाइड्रोजन गैस है, दोनों आपस में अभिक्रिया कर लेती हैं और आग पकड़ लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सोडियम और पोटेशियम को जब आप इसके ऊपर जल डालते हो तब ये आग पकड़ लेता है, और वायु में डालोगे तब भी आग पकड़ लेगा। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर दूसरा ले रहे हैं सोडियम को। सोडियम की जब आप अभिक्रिया जल से कराते हो तो जो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है, लेकिन इसके साथ उष्मा निकलती है। क्या निकलती है दोस्तों? उष्मा निकलती है। ये उष्मा, ये हाइड्रोजन गैस दोनों आग पकड़ लेती हैं। अर्थात सोडियम के ऊपर जब आप ठंडा जल डालते हो तो वो हाइड्रोजन गैस और उष्मा और हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और ये आग बना लेती हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आग पकड़ लेती है। इसके बाद हम बात करेंगे कैल्शियम की। देखिए दोस्तों, जब आप कैल्शियम की अभिक्रिया जल से करवाते हो, ये ठंडा जल है, तब आपके पास जो बनता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है, लेकिन इसमें उष्मा नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे तब इनकी क्रियाशीलता भी घट जाती है। ऊपर वाली धातु होती है वो ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण उष्मा निकालती हैं, ये भी उष्मा निकालती है, लेकिन ये धातु है कैल्शियम, वो उष्मा नहीं निकालती। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद हम कराएंगे मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया। किसकी? जल की। अब वो जल कौन सा है दोस्तों? वो है गर्म जल। जब आप मैग्नीशियम की जल के साथ अभिक्रिया कराओगे तो वो जो जल काम में आएगा वो दोस्तों गर्म जल काम में आने वाला है। दोस्तों देखिए दोस्तों, जब आप मैग्नीशियम की अभिक्रिया कराते हो जल से, मैग्नीशियम की अभिक्रिया आप जब जल से कराते हो तो जब आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। दोस्तों कौन सी गैस बनती है दोस्तों? हाइड्रोजन गैस बनती है। उसके बाद आपकी बुक में 2 रिएक्शन दे रखी है, एक एल्यूमिनियम की दे रखी है, दूसरी फिर आयरन की दे रखी है। और किन के साथ अभिक्रिया दे रखी है? इनकी जल के साथ अभिक्रिया दे रखी है। और जो जल है वो है भाप के रूप में। किस रूप में दोस्तों? है तो भाप के रूप में है। देखिए दोस्तों, जब आप एल्यूमिनियम की अभिक्रिया जल से कराते हो, तो जो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो है Al2O3 और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। साथ में दोस्तों हाइड्रोजन गैस बनती है। और दोस्तों इसके बाद जब आप आयरन की अभिक्रिया जल से कराते हो, दोस्तों तो जो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो है Fe3O4, इसके साथ में बनती है हाइड्रोजन गैस। दोस्तों तो ये इस प्रकार हमने एक सीरीज के माध्यम से धातु की जल के साथ अभिक्रिया देख ली और धातु की वायु के साथ पहले देख ली, वायु के साथ अभिक्रिया देख ली और जल के साथ अभिक्रिया देख ली। दोस्तों जो ऊपर वाली धातुएं होती है वो जल के साथ भी अभिक्रिया करती हैं और वायु के साथ भी अभिक्रिया करती हैं। जो नीचे वाली धातु होती हैं वो निम्न क्रियाशील धातु होती हैं,
और ये जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती। तो ऊपर वाली धातु है जल के साथ अभिक्रिया करती हैं और नीचे वाली जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। दोस्तों ये हमारा जो पॉइंट है वो है रासायनिक गुणधर्म का पॉइंट हमने यहाँ तक समाप्त कर लिया। दोस्तों देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े, और आपके लिए अगर चैनल फायदेमंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।